जय हिंद दोस्तों, आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 पर। तो दोस्तों आज बात करता हूँ प्रस्तावना, उद्देश्य का या प्रेम्बल के बारे में बात करता हूँ। और इसके जो वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं उनको भी देखेंगे और प्रस्तावना को यहाँ से समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे बात करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा है। तो ठाकुर दास भार्गव जी ने इसको आत्मा की संज्ञा दी है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जन्म पत्री किसने कहा है प्रस्तावना को। तो के एम मुंशी ने कहा है जन्म पत्री। ठीक है, किसको? उद्देश्य का, प्रस्तावना या प्रेमबल को। कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ा इस साइड नजर डालते हैं कि संविधान निर्माताओं के विचारों को समझने की कुंजी है। यह किसने कहा है? न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर साहब ने कहा है, जो बेरुवारी केस आया था 1960 का तब। ठीक है, प्रस्तावनाओं को क्या है, इन्हें विचारों को समझने की कुंजी कहा है। और अब अध्ययन की रूपरेखा देखते हैं तो दो टाइप से हो सकती है यहाँ पर। पहला लिखा है उद्देश्य का परिचय और दूसरा लिखा है प्रस्तावना के 4 भाग। तो उद्देश्य का परिचय तो समझ ही गए होंगे। अब दूसरा देखते हैं प्रस्तावना के जो 4 भाग हैं उनको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा है तो अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे कि भाग 1, दूसरा भाग 2, भाग 3 और भाग 4, 4 भागों में इसको बांटा है। अगर बात करें इसके थर्ड पॉइंट की तो है उद्देश्य का प्रस्तुति यानी स्टेटस क्या है। तो इसको भी देखते हैं कि संविधान का भाग है या नहीं। दूसरा इसमें क्या क्लॉज निकाला है कि संशोधनीय है या नहीं, यानी संशोधन कर सकते हैं या नहीं उद्देश्य का की प्रस्तुति में यानी स्टेटस में। ठीक है, इसके चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो चौथा पॉइंट आता है यहाँ पे कि प्रस्तावना पर विभिन्न वाद यानी केस और न्यायपालिका का दृष्टिकोण कैसा रहा है। तो एक केस आया था बेरुवारी मामला 1960 का, गोलकनाथ मामला 1967 का 67, केशवानंद भारती वाद आया था 1973 1973, रघुनाथ राव केस आया था 1993 1993, SR बॉम्बई केस आया था 1994 का, LIC ऑफ इंडिया मामला आया था 1995 का। इन सभी मामलों में प्रस्तावना पर विभिन्न वाद यानी केस, न्यायपालिका का दृष्टिकोण कैसा रहा है इन सभी केसों में, तो उसको भी अच्छे से जानेंगे। ठीक है, और अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है 5वें नंबर पे कि प्रस्तावना में वर्णित विभिन्न शब्दों की व्याख्या को बताया गया है। प्रस्तावना से जुड़े हालिया विवाद एवं संतुलित दृष्टिकोण, इसका जो 6th पॉइंट बनाया गया है। अब बात करते हैं सीधे किसकी, तो उद्देश्य का परिचय कैसा है और कैसा नहीं, उसको समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे। तो इसका पहला ही पॉइंट है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय। क्वेश्चन आता है कि संविधान का परिचय, प्रस्तावना को संविधान का परिचय किसने कहा है। तो NA पालकीवाला ने कहा है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, NA पालकीवाला। भूमिका, दर्शन तथा सार है, यानी क्या समझे यहाँ पे कि प्रस्तावना संविधान का परिचय है, भूमिका है, दर्शन है तथा सार है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, यह संविधान निर्माताओं के भविष्य के भारत की रूपरेखा तैयार करता है। कौन? प्रस्तावना। आगे बात करते हैं, यह संविधान के महत्वपूर्ण आदर्शों, मूल्यों और लक्ष्यों को बताती है। ठीक है, और आगे बात करते हैं, लक्ष्यों को बताती है, साथ साथ में आकांक्षाओं, संकल्पों को न सिर्फ अभिव्यक्ति करता है बल्कि इसे प्राप्त करने और प्रोत्साहित करने की अपेक्षा भी करता है। ठीक है, और अब इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कुछ मूलभूत तत्व कौन कौन से, तो उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट में लिखा है मूलभूत तत्व में कि संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव में लाया था। संविधान सभा के समकक्ष प्रस्तुत किया था कब? 13 दिसंबर 1946 को। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि प्रस्तावना पहले कौन लेके आया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब लेके आए? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समकक्ष प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को पारित कर अपना लिया था। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि इनको कब अपनाया गया था प्रस्तावना को? तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, और इसके नेक्स्ट प्रस्तावना का विचार देखते हैं, उस पर क्या है राय।
उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रस्तावना का विचार यानी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। पहली बात तो यही क्वेश्चन यहीं पे आता है कि प्रस्तावना पे जो विचार हुए हैं वो कहाँ से लेके आए, अमेरिकी संविधान से लेके आए हैं। नेक्स्ट इसके बारे में और अच्छे से जानकारी करते हैं। परंतु अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना संविधान लेखन से पहले ही पारित हो गई, जबकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना सबसे अंत में संविधान के अधिनियमित होने के बाद पारित की गई थी। ठीक है, यानी पहले अधिनियमित हुआ फिर उसके बाद इसको पारित किया गया था। ठीक है, लेकिन अमेरिका में इसको पहले ही पारित कर दिया था। अब देखते हैं प्रस्तावना की भाषा को अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रस्तावना में जो भाषा ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको भाषा को लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है, लैंग्वेज है, कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यानी ऑस्ट्रेलिया का संविधान है उसकी प्रस्तावना से इसको लिया गया है। ठीक है, अब प्रस्तावना भाग 1 को देखते हैं। जो 4 भागों में बांटा था शुरुआत में, उसको भी भाग 1 देखते हैं। यानी हम भारत के लोग, हम भारत का लोग से मतलब क्या निकलेगा यहाँ पे? तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। इसके 2 भाग बनाए गए हैं। तो पहले भाग में लिखा है कि संविधान की शक्ति का स्रोत हम भारत के लोगों में है। यानी जो भारत की जनता ही है वही संविधान की प्रस्तावना की शक्ति को माना गया है, हम भारत के लोग। ठीक है, और इसका दूसरा पॉइंट क्या कहता है? प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द लोक संप्रभुता के अवधारणा को स्थापित करता है। किसके? लोक संप्रभुता के अवधारणा को प्रस्तावित करता है। अब अवधारणा का मतलब देखते हैं। तो अवधारणा का मतलब क्या निकले के आएगा यहां से? अवधारणा का मतलब निकल के आएगा कि सर्वोच्च शक्ति है, जो सर्वोच्च शक्ति है वो लोगों में निहित है। अवधारणा का मतलब क्या होता है? जो सर्वोच्च शक्ति है वो लोगों में निहित है। अब सर्वोच्च शक्ति कैसे? तो इस प्रकार प्रस्तावना में लोक संप्रभुता के सिद्धांत के माध्यम से लोकतंत्र के महत्वपूर्ण आदर्शों को स्थापित करता है। ठीक है, और इसकी प्रस्तावना के भाग 2 को देखते हैं। जो 2 में क्या है? तो राज्य की प्रकृति कैसी है, यानी राज्य की प्रकृति कैसी है, यह कौन बताता है? प्रस्तावना भाग 2 बताता है। देखते इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी लिखे हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी गणतांत्रिक राज्य है। ठीक है, अब गणतांत्रिक का मतलब क्या होगा यहाँ पे उसको भी अच्छे समझेंगे। तो यह राजनीतिक व्यवस्था राज्य व्यवस्था की प्रकृति स्वरूप विशेषताओं का निर्धारण करती है। कौन? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, आई होप इसको समझे होंगे। अब आगे देखते हैं इसके प्रस्तावना के जो भाग 3 है उसमें क्या बताया गया, तो उसको भी अच्छे से देखते हैं। प्रस्तावना भाग 3 में संविधान के उद्देश्य, आदर्श और संकल्प के बारे में बताया गया है। और क्या बताया गया है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा बंधुत्व। अब इसको न्याय में देखते हैं। तो न्याय कौन कौन से हैं यहाँ पे? सामाजिक न्याय होता है, आर्थिक न्याय होता है और राजनीतिक न्याय होता है। यह सभी न्याय कहाँ से लिए गए हैं? तो रूसी क्रांति से इनको लिया गया है। ठीक है, और बंधुत्व का मतलब, ये बंधुत्व शब्द कहाँ से लिया गया? तो फ्रांसीसी क्रांति से इसको बंधुत्व शब्द लिया गया है। अब इसके लास्ट और अंतिम भाग 4 को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है भाग 4 में? तिथि लिखी है, यानी इसको कब अंगीकृत किया गया था। तिथि है 26 नवंबर 1949। ठीक है, अब इसको भी अलग अलग देखते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपरित किया गया। कहने का मतलब है इसको अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अधिनियमित कब किया गया? तभी से इसको अधिनियमित किया गया है। आत्मार्पित किया गया कब? तो ये इसको समझने की कोशिश करेंगे। आत्मार्पित का मतलब होगा कि हम भारत के लोगों ने अपने आप को इस संविधान के प्रति आत्मार्पित कर दिया है, यानी इसको अपने आप को हमने सौंप दिया है। अब इसके देखते हैं, अर्थात इस प्रकार के लोक संप्रभुता संवैधानिक संप्रभुता में परिवर्तित हो गई है। ठीक है, तो इसको अच्छे समझने की कोशिश करें। आत्मार्पित का मतलब होता है किसी को अपने आप को किसी दूसरे के प्रति सौंप देना। ठीक है, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस अपने चैनल ट्रिक्स 92 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।